Namaskar, welcome to Education with Shweta. We have started a series of grade 12 history जिसमें हम कवर करने वाले हैं फुल एनसीईआरटी हिस्ट्री की। और इसी सीरीज में थीम 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के हमने पार्ट 3 तक का एनसीईआरटी को विद फुल एक्सप्लेनेशन कवर किया हुआ है। In this video, we will start with the pointer 4, that is tracking social differences. Tracking social differences जिसमें हम जानेंगे कि सोसाइटी के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम वहां पे सोशल डिफरेंसेस को जान सकते हैं। सो हाउ आर्कियोलॉजिस्ट और हम कैसे समझेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने चीजों को एविडेंसेस को एनालाइज करा एंड हाउ दे कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट this particular thing is associated with the social differences. See, we are having two different approaches. हमने social differences को जानने के लिए क्या करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक तो ब्यूरियल्स जो है वहां पर उनकी स्टडी करी, ठीक है, और दूसरा हमने वहां पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनकी स्टडी करी। सो वन बाय वन we will study about how we will know more about the social differences prevalent in हड़प्पन civilization, क्योंकि ये जो चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, अभी तक का आपका ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का टॉपिक इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो आप इससे प्रॉपर्ली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको जाके जरूर इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है इसके प्रीवियस पार्ट्स का, पार्ट 1, 2 एंड 3। ओके, और ये है हमारा 3rd पार्ट जिसमें हम 4th पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू नो मोर अबाउट द सोशल डिफरेंसेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आर्कियोलॉजिस्ट जर्नली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज, है ना, किसी भी सभ्यता को, किसी भी सिविलाइजेशन को जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ एक अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, वो वहां पर मिलने वाली चीजों की स्टडी करते हैं। यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर there were social or economic differences among people living within a particular culture. So particularly in the case of Harappan civilization, these archaeologists have studied about the burials. Okay, burials जैसे कब्र, है ना, burials क्या होती हैं, कब्र, कब्रों का उन्होंने स्टडी करी, ठीक है, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। You are probably familiar with the massive pyramids, जैसे आपने कई मूवीज में भी देखा है, इजिप्ट में पिरामिड्स जो होते हैं और उनके अंदर हमने ममीज देखी हैं, तो ममीज के साथ बहुत ज्यादा हमने वेल्थ भी देखी है कि जो मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये वेल्थ एक्चुअली में क्या सजेस्ट करती है कि मे बी जो पर्सन यहाँ पर ब्रिड किया गया है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा, तभी इतनी धन दौलत उसके साथ उन्होंने रखी है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ब्यूरियल्स के अंदर हमें कुछ भी चीज अगर मिल रही है, सो समवेयर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं कि मे बी जो हड़प्पन पीपल्स थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते रहे होंगे, तभी तो वो ये मानते थे कि जो भी कोई पर्सन डेड है उसको अपनी डेथ के बाद उन सभी बेसिक चीजों की नीड होने वाली है। और यही वो रीजन रहा होगा कि वो उनके ब्यूरियल्स के अंदर सभी चीजों को जो उनके बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती थी और उनको रख देते थे, ठीक है। और इसमें हम सोशल डिफरेंस कैसे मानेंगे, सोशल डिफरेंस हम उन ब्यूरियल्स की स्टडी में देखेंगे कि कैसे उन
ब्यूरियल्स के अंदर जो चीजें मिली हैं वो हमें बताती हैं कि ये जो पर्सन रहा होगा ये रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा है या फिर वो एक कॉमन पर्सन रहा है। So we will talk about burials at हड़प्पा। हड़प्पा जो burials है वहां पर, उन burials के अंदर हमने ऐसा क्या देखा। So at burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits। कैसे रखे जाते थे उनको? पिट्स, गड्ढों में पूरा ऐसे प्रॉपरली उनको रखा जाता था। Sometimes there were difference in the way burial pit was made। तो यहाँ पर एक सोशल डिफरेंस कैसे दिख रहा है कि उन पिट्स की कंस्ट्रक्शन हमें बता रही है कि यहाँ पर मे बी सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। अगर किसी पिट को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली ब्रिक्स के साथ बनाया गया है तो वो मे बी कंसीडर हम कर सकते हैं कि वो किसी रॉयल पर्सन की रही होगी। तो ये हमें सोसाइटी में डिफरेंसेस दिखा रहा है, सोशल डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री, और कुछ जो ग्रेव्स है वहां पर हमें और क्या चीजें मिली है? पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले, आभूषण, है ना। परहैप्स इंडिकेटिंग बिलीव्स दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको यही कॉन्सेप्ट बताया कि हड़प्पन जो पीपल थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो ये जो पोट्री है, ये जो ऑर्नामेंट है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ज्वेलरीज हैं जो हमें इनके ग्रेव्स में मिल रही है, कब्रों में मिल रही है। तो ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मे बी इनका यूज वो आफ्टर लाइफ करना चाहते हैं, है ना। तो वहां पर हमें पोट्रीज मिली है इन ग्रेव्स के अंदर, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है। So jewelry has been found in burials on both men and women। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जुड़ रहा है कि जो ज्वेलरी जैसी चीजें हैं वो सिर्फ विमेन तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर मेन के ब्यूरियल्स में भी हमें बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिले हैं, ठीक है, और मेन के ब्यूरियल्स में हमें ज्वेलरीज देखने को मिली हैं। सो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कि मेन भी समहाउ इन चीजों को वेयर करते रहे होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। सो इन फैक्ट इन द एक्सकैविएशन एट द सीमेट्री, सीमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान। इन द हड़प्पा इन द मिड 1980s एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 shell rings jasper, it was found near the skull of a male। ठीक है, बेसिक जो हमारे यहाँ पर हम चीजें देख रहे हैं जो बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स हैं वो मेन के स्कल के पास भी हमें सिमेट्री में देखने को मिले हैं। तो ये चीज शो कर रही है कि ये किससे रिलेटेड है कि ये चीजें मेन भी वेयर करते रहे हैं। सो इन सम इंस्टेंसेस The dead were buried with copper mirror। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये मिरर, ये जो इमेज देख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ द कॉपर मिरर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन कि यहाँ पर हम मिरर्स देख रहे हैं। सो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पहले ही जान लिया था कि कॉपर जो है इट वाज नोन टू हड़प्पन पीपल, है ना। हड़प्पन पीपल कॉपर का यूज बहुत अच्छे से करना जानते थे। सो वो डेड के साथ कॉपर मिरर को भी रखते थे। सो बट अगर हम इसको होल एनालाइज करें तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ज्वेलरीज हैं और प्रीशियस स्टोन है ये हमें मतलब कहीं कहीं रेयरली ही देखने को मिले हैं। मोस्टली जो ग्रेव्स हैं वहां पर इतनी प्रीशियस चीजों को नहीं रखा गया है, नॉर्मल चीजों को रखा गया है बट नॉट लाइक दीज प्रीशियस थिंग्स, क्योंकि जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं वो हमें रॉयल जो भी पर्सन्स रहे होंगे उनके ही ब्यूरियल्स में देखने को मिले हैं। सो ये अभी तक हमने क्या जाना कि ब्यूरियल्स के थ्रू हम सोशल डिफरेंस को कैसे जान सकते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। अब हम अपने चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अप्रोच तो क्या रखी
कि उन्होंने ब्यूरियल्स की स्टडी करी, जो भी उनके अंदर उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले, ब्यूरियल्स में एविडेंसेस मिले, उन्होंने उनकी स्टडी करी। और सेकेंडली, whatever the things they were getting through the excavation, उन्होंने उनका कैटेगराइजेशन करा उन आर्टिफैक्ट्स का, है ना। लुकिंग फॉर लग्जरीज, लुकिंग फॉर लग्जरीज मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें मिली आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका कैटेगराइजेशन कर लिया। कैटेगराइजेशन कैसे करा? बेसिकली उन्होंने जो डेली पर्पसेस की चीजें थी उनको डेली पर्पसेस में यूटिलिटेरियन एक पर्टिकुलर थिंग में उन्होंने डिवीजन कर दिया, और जो ऐसी चीजें थी जो हमें बहुत ही रेयरली मिलती थी या वो किसी ऐसे प्रोडक्ट से बनी है जो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही फार फ्लंग एरिया से आ रहा है, तो उन्होंने उसको लग्जरियस कैटेगरी में डाल दिया। और जो डेली यूज की चीजें थी वो यूटिलिटेरियन कैटेगरी में डाल दी, क्योंकि वो सामान्य तौर पर हमें हर जगह देखने को मिली है। सो लेट्स फाइंड आउट कि कैसे इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन पीपल के बारे में जाना। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट्स जो भी मिले उनको उन्होंने देखा, स्टडी करा, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। ठीक है, दो तरीकों में यानी दो कैटेगरी में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स, यानी कि जो यूटिलिटेरियन कैटेगरी है उसमें कैसे ऑब्जेक्ट को आर्कियोलॉजिस्ट ने डाला? जो डेली यूज के थे और जो फेयरली इजीली मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, कि सामान्य तौर पर जो आसानी से मिल जाता है मटेरियल, उन्होंने उन चीजों से बने हुए प्रोडक्ट को उन कैटेगरी में डाला, जिसको हमने क्या बोला? यूटिलिटेरियन। ओके, देन आफ्टर जो पर्टिकुलर ये मटेरियल थे वो कौन कौन से हो सकते थे? जो स्टोन हो गया, क्ले हो गया, और इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स भी जिसको हमने इस कैटेगरी में डाला है वो क्या है? वो क्वार्न है, पोट्री है, निडल्स है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें थ्रू आउट जितनी भी हमारी साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स, वहां पर इजीली अवेलेबल हुए हैं। ओके, थ्रू आउट द सेटलमेंट हमें यहाँ पर वो चीजें अवेलेबल रही हैं, तो हमने उनको फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी किस कैटेगरी का नाम है? लग्जरियस। लग्जरियस अपने आप में बताता है ना, आज की डेट में भी अगर आप कोई लग्जरियस चीज की बात करते हो तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिकली साउंड बंदा ही, साउंड पर्सन ही उसको अफोर्ड कर सकता है ना। तो लग्जरियस चीज हमेशा ही जो पर्सन रिच रहा होगा वही उसको अफोर्ड कर सकता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट वर लग्जरियस, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो भी उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले, उन्होंने लग्जरियस कब बोला उन्हें? कि अगर वो किसी रेयर मटेरियल से बने हैं, या तो वो कॉस्टली है या फिर वो नॉन लोकल मटेरियल से है, कि उसके अंदर एक ऐसे मटेरियल का यूज किया गया है जो एक्चुअल में आसपास के एरिया में आसानी से नहीं मिल सकता, और वो मटेरियल बहुत दूर दराज के एरिया से आ रहा है। तो वो मटेरियल कैसा है? नॉन लोकल मटेरियल है, या फिर उसको बनाने में जो टेक्निक यूज की गई है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर फिगर 1.12 में द फेंस पॉट के थ्रू दिया है। जैसे ये आपको एक सिंपल पॉट दिख रहा होगा, बट ये जो एक फेंस पॉट है इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। सो जो ये लिटिल पॉट ऑफ फेंस, जो कि क्या है? अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड। ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो क्या है? ग्राउंड सैंड के अंदर सिलिका मिक्स्ड विद कलर।
कि इसके अंदर कलर मिलाया सिलिका और फिर साथ में उसमें गम मिलाकर उसको क्या कर दिया, पका दिया गया था। सो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ये जो पॉट है, इसको क्या कंसीडर किया गया कि ये बहुत ही प्रीशियस है। और रीजन इसका क्या है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक, है ना, इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक लग्जरियस कैटेगरी के अंदर डाल दिया। सो thus situation becomes more complicated। अब तो ये बहुत आसानी से उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लग्जरियस कैटेगरी में डाल दिया, बट आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनके लिए कई बार समस्याएं खड़ी हो सकती थी और हुई भी। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनमें जो मटेरियल यूज किया गया वो बहुत रेयर था और वो आसानी से मिल भी रहे थे जगह जगह पर, तो वो उस कैटेगरी में, उसको किस कैटेगरी में डालते, यूटिलिटेरियन या लग्जरी में। सो द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, कि कुछ आर्टिकल्स जो डेली यूज के हैं, such as spindle was made of रेयर मटेरियल। आ गई ना बात कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने किन चीजों को लग्जरी बोला कि जो रेयरली अवेलेबल थी, और हमें एक्सकैविएशन के थ्रू वो मटेरियल मिले जो बेसिकली डेली यूज पर्पस के तो थे, बट वो बहुत ही रेयर मटेरियल से बने थे। अब सच एज फाइंस, तो अब हम इसको यूटिलिटेरियन में डालें या लग्जरीज में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे, इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन अ लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। और आगे जब हमने ऐसे आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करी तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमें एक पैटर्न पता चला। कि क्या पैटर्न था कि ये जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो रेयर ऑब्जेक्ट से बने थे, ठीक है, और जिनको बनाने में वैल्यूएबल मटेरियल यूज किया गया, वो एक ह्यूज सेटलमेंट के ऊपर ही हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, दोनों ही एक ह्यूज सेटलमेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बट ये हमें स्मॉलर सेटलमेंट्स में नहीं मिले, है ना। तो एक पैटर्न ये भी सामने आया हमारे कि जो हमारे सामने आर्टिफैक्ट्स थे वो बड़ी बड़ी जो सेटलमेंट्स थी वहां पर हमें लग्जरियस चीजें ज्यादा मिली एज कंपेयर टू स्मॉलर सेटलमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है कि मिनिएचर पॉट्स ऑफ फेंस, ठीक है, जो छोटे छोटे पॉट्स आज की डेट में जैसे आप इसको इट इज सिमिलर टू परफ्यूम बॉटल्स, छोटी छोटी होती है ना परफ्यूम बॉटल्स, आप उससे उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। परहैप्स यूज ए परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो छोटी छोटी मिनिएचर पॉट्स हैं वो हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बहुत ही मिली हैं, बट जो स्मॉलर सेटलमेंट्स हैं वहां पे ऐसे मिनिएचर पॉट्स जैसे एविडेंसेस देखने को नहीं मिले। ओके, लाइक कालीबंगन, जैसे कालीबंगन कहां पर है आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने कालीबंगन की लोकेशन को देखा भी था और जाना भी था। गोल्ड टू वाज रेयर, ठीक है, गोल्ड जो था वो भी बहुत एक रेयर मटेरियल था एंड एज एट प्रेजेंट, है ना, आज की डेट में भी तो अगर हम देखें कि गोल्ड की जो चीजें होती हैं बहुत ही प्रीशियस मानी जाती हैं और उनको बहुत ही संभाल कर रखा जाता था। सो प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वाज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स, ठीक है। जितनी भी वहां पर प्रीशियस ज्वेलरी मिली है हड़प्पन एरियाज में, ये क्या माना गया कि वो होर्ड्स के थ्रू हमें
देखने को मिली है। होर्ड्स क्या होता है कि लोग जमा करके अपनी सारी चीजों को पॉट्स के अंदर रख देते हैं ना, तो उसको होर्ड्स बोलते हैं। एक होर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, देखते हैं इसमें हमें और क्या जानने को मिलता है होर्ड्स के बारे में। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल, है ना, कि लोग जो होते हैं, हड़प्पन पीपल जो होते हैं, इवन आज की डेट में भी आप देखोगे कि लोग अपनी चीजों को संभाल कर रख देते हैं। एंड ऑफन इनसाइड कंटेनर, कि जितनी भी उनकी प्रीशियस चीजें थी उन्होंने उसको इकट्ठा करके क्या करा, एक पर्टिकुलर कंटेनर में डालकर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल पॉट्स में जैसे वो डाल देते थे। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, कि ये जो जमा करी हुई चीजें थी ये या तो ज्वेलरी भी हो सकती थी, या फिर कुछ ऐसे प्रीशियस स्टोन भी हो सकते थे, या फिर मेटल ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे। और इनको जमा करने का पर्पस क्या था, सेव्ड फॉर रीयूज फॉर द मेटल वर्कर्स। ओके, अगर इन केस कोई जिस पर्सन ने इन होर्ड्स को बनाया है वो इसको रिकवर नहीं करता था समहाउ, या उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हुआ, वो भूल गया, तो रिट्रीव नहीं करा, तो वो उसी जगह पर हमें देखने को मिले हैं। कब, जब तक आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकैविएशंस करते हैं ना, खुदाई करते हैं, और खुदाई में हमें ऐसे होर्ड्स देखने को मिले हैं। आपने बड़े एग्जाम्पल्स भी सुने होंगे कि किसी को खजाना मिला है जमीन से गड़ा हुआ, तो जो ये खजाना मिलना है बेसिकली ये एक होर्ड का ही एग्जाम्पल माना जाता है। तो अभी तक हमने अपना फोर्थ पॉइंट जो कि ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस जो था वो जाना, और उसमें हमने क्या क्या जाना कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्यूरियल्स के थ्रू कैसे हड़प्पन साइट्स में सोशल डिफरेंसेस को जाना, और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमें एविडेंसेस मिले वहां से, उन एविडेंसेस के थ्रू उनका कैटेगराइजेशन किया गया, जो कि यूटिलिटेरियन यानी डेली यूज की जो चीजें थी, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थे जो पर्टिकुलरली लग्जरियस कैटेगरी में आते थे, उनके थ्रू हमने उनके सोशल डिफरेंसेस को जाना। नाउ वी आर मूविंग ऑन पॉइंट 5, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब जब हमें एविडेंसेस के थ्रू जो हमें चीजें मिल रही है, हमें बीड्स मिल रही हैं, तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है हड़प्पन एरियाज में, हड़प्पन साइट्स में, बेसिकली जितनी भी हड़प्पन साइट्स है वहां पर किस तरीके से हमें वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस हुई वो हम जानेंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन कैसे होती थी, क्या वो टेक्निक यूज करते थे, दिस फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, लेट्स सी, और क्या क्या हमें एनसीईआरटी इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, यहाँ पर एक सेटलमेंट की बात की गई है जो कि चहुंद्रो है। ठीक है, चहुंद्रो आपको मैं अभी यहाँ पर दिखाती हूँ, जो कि हमारी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इसके बारे में जाना था। सी, यस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द चहुंद्रो। ओके, तो जो चहुंद्रो है ये प्लेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं। जितने भी आप, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को हमेशा सबसे पहले देखें, उससे आपका क्या होगा कि आप उस जगह को रिलेट कर पाएंगे। जैसे मोहनजोदाड़ो, ये हमने अपनी फर्स्ट जो हमारी इसकी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने इस मैप का डिस्कशन बहुत अच्छे से करा हुआ है। हड़प्पा है, कालीबंगन है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। नाउ लेट्स मूव आवर पेज which has topic 5. Yes,
लोकेट चहुंद्रो, है ना, चहुंद्रो हमने देख लिया कहाँ है आज की डेट में, पाकिस्तान में है। तो जो ये सेटलमेंट है, जैसे हमने अभी तक देखा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो कैसी सेटलमेंट्स हैं, दे आर ह्यूज, बहुत बिग सेटलमेंट्स हैं। बट जो चहुंद्रो है वो बहुत ही टाइनी सेटलमेंट है और इसका एरिया क्या है, 7 हेक्टेयर्स है खाली, ठीक है, एज कंपेयर टू मोहनजोदाड़ो जो कि कितने हेक्टेयर्स पे फैली हुई है, 125। आप इसका डिफरेंस इजीली अज्यूम कर सकते हो कि मोहनजोदाड़ो एक ह्यूज एरिया पे स्प्रेड थी और चहुंद्रो ऑन द अदर हैंड बहुत ही स्मॉलर एरिया पर फैली हुई थी। बट छोटी होते हुए भी यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन था इस जगह पे, और वो क्या था, मोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर चहुंद्रो की इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे, चहुंद्रो इज एसोसिएटेड विद क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या काम होता था, यहाँ पर बीड मेकिंग होती थी, शेल कटिंग्स होती थी, मेटल वर्किंग था, सील मेकिंग थी एंड वेट मेकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम कहाँ देख रहे हैं, चहुंद्रो, एक छोटी सी 7 हेक्टेयर्स की सेटलमेंट पर, बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। The variety of material used to make beads is remarkable, ठीक है। यहाँ पर हम और क्या स्पेशलिटी देख रहे हैं कि जो बीड्स हैं, बीड्स मेकिंग में जिन मटेरियल से बीड्स बनाई जा रही है वो भी हमें डिफरेंट वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं। कैसे, लाइक कैरिलियन, अ ब्यूटीफुल रेड कलर थिंग एंड जैस्पर क्रिस्टल, ये सारे क्या है, हमारे डिफरेंट मेटल्स से भी वो बीड्स बना रहे थे, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड शेल्स, फाइंस एंड टेराकोटा, बर्न्ट क्ले। आप देख रहे हो यहाँ कितनी सारी, ये 3 to 4 लाइंस में आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मटेरियल देखने को मिल रहा है जिनसे क्या की जा रही है, बीड्स मेकिंग हम देख रहे हैं, ओके। और समटाइम्स क्या हो रहा है कि समटाइम्स सम बीड्स वर मेड अप ऑफ 2 or more stone, ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही बना दिया, कई बार उनके मिक्सचर से भी वहां पर चीजों को, बीड्स को बनाया गया, सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है, यानी उनको जोड़कर, है ना, वहां पर इन बीड्स को बनाया गया। सम ऑफ स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स, ठीक है, कि आप देखते होगे ना अंगूठियों में भी कुछ जो स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर सिल्वर की कैपिंग करके लोग रिंग्स पहनते हैं, और उनके ऊपर गोल्ड की कैपिंग करके उनके ऊपर लोग रिंग्स बना लेते हैं। तो ऐसे टेक्निक का वो लोग यूज करते थे, ओके। एंड डिफरेंट शेप्स जो थी वो उन पर्टिकुलर बीड्स में बनाते थे, जैसे डिस्क शेप थी, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, और सम वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स और सम हैड डिजाइन्स अटैच्ड ऑन देम। देखो कितना माइन्यूटली वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रेवलेंट था, एक बहुत ही छोटी से प्लेस पर जिसका नाम चहुंद्रो था, ठीक है, कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज कर रहे थे, सिर्फ मटेरियल ही यूज नहीं कर रहे थे, उनको कंबाइन भी किया जा रहा था, और कंबाइन करने के बाद उस मटेरियल के ऊपर डिजाइनिंग भी की जा रही थी। और ये आपको कुछ यहाँ पर देखो टूल्स और यहाँ पर बीड्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप देख सकते हो कि इतने छोटे से बीड्स के ऊपर भी छोटे छोटे आपको डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं, ओके। सो दिस इज पॉइंट 5. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निक, ठीक है। मटेरियल देख लिया हमने उनका कि वो क्या मटेरियल यूज करते थे, कैसे उसके ऊपर पेंटिंग करते थे, अब क्या टेक्निक्स थी।
तो जो टेक्निक्स यूज की जाती थी हर मटेरियल की वो अलग अलग होती थी, है ना। टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, है ना। जैसा मटेरियल होता था उसी के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर बीड को बनाने की टेक्निक करी जाती थी। स्टेटाइट जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन था जिसको आप इजीली मोल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर इजीली काम कर सकते हो। सो सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट made with the steatite powder. Then after this permitted making a variety of shape. ठीक है, उसको फिर बाद में सूखने के लिए रख दिया जाता था और डिफरेंट शेप्स बनाई जाती थी, अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। हाउ द स्टेटाइट माइक्रो बीड्स वर मेड, ठीक है, रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजी स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बात वही आ जाती है कि एक 2600 बीसीई और 1900 बीसीई का टाइम पीरियड और आज की डेट का टाइम पीरियड जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी है कि मैं आपसे इतनी दूर होते हुए भी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, है। और आप देखो कि इतने माइक्रो बीट्स तक बना दिए और एक वेल प्लान्ड सिटीज को उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये हमेशा एक मतलब पजल ही रहेगा कि क्या उस टाइम पीरियड में भी इतनी टेक्नोलॉजीज प्रेवलेंट थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो जीनित का टाइम पीरियड था, जो एक प्रोस्पेरिटी का टाइम पीरियड था, क्या वो इतना प्रोस्पेरिस था कि वहां इतनी टेक्नोलॉजीज थी कि वो छोटे छोटे माइक्रो बीट्स के ऊपर भी डिजाइनिंग कर सकते थे। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर कैरोलिनियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी करी तो क्या जाना कि जो ये रेड कलर है ये कैसे आ रहा है कि एक येलोइश रॉ मटेरियल है, उसको मतलब फायरिंग में रख के उसका कलर चेंज किया जा रहा था और बीट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। Nodules were chipped into rough shapes and then fine flaked into the fine form. ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों को फ्लेक्स में कर दिया जाता था और फिर उन फ्लेक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन फिगर्स में बनाया जाता था। और अदर टेक्निक्स क्या थी? ग्राइंडिंग थी, पॉलिशिंग थी, ड्रिलिंग थी, कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, ये टेक्निक्स हम देख रहे हैं कि ये टेक्निक्स हड़प्पन पीपल यूज कर रहे थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो थी, ठीक है, यहाँ पर हम अगेन एक लिस्ट जो हमारी अभी तक चल रही है कि कौन सी जगह पर क्या चीज मिली, तो उसमें एक और ऐड क्या हुआ है, चहुंदड़ों में हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिली है। ठीक है, जो हमें बताती है कि चहुंदड़ो कहीं ना कहीं एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा है। लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। नागेश्वर एंड बालाकोट, अब अगेन दो आपकी प्लेसेस आ गए। वी विल नोटिस बोथ सेटलमेंट्स आर नियर टू कोस्ट। पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी लोकेशंस दिखा देती हूँ। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। अब ये जो दो प्लेसेस हैं नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दोनों ही कैसे सेंटर्स हैं? ये दोनों ही अपने आप में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं। और किस लिए? कि यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स। क्यों शेल ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि ये क्या है, कोस्टल एरियाज है ना। कोस्टल एरियाज कैसे होते हैं? समुद्र के पास के एरियाज हैं जहां पर क्या हमें शेल्स इजीली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाए जा रहे? शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडल्स, इनलेट which were taken to the other settlements। ठीक है, ये सिर्फ उस जगह पर बनाए ही नहीं जा रहे और दूसरी जगहों पर भी यहाँ से चीजों को भेजा जा रहा है। ओके, similarly it is likely that finished products such as beads from Chahundaro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। कि ये जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं लाइक चहुंदरो और लोथल जैसी, वहां से चीजों को बना के जो ह्यूज सेटलमेंट्स हैं, बिग सेटलमेंट्स हैं, वहां पर चीजों को भेजा जा रहा है। अभी मैं आपको नागेश्वर और बालाकोट की लोकेशंस एक बार दिखा देती हूँ।
Again, we will move on our first part. See, आपको यहाँ पर ये दिखेंगे, ये देखिए बालाकोट अगेन और नागेश्वर, इट इज इन गुजरात। ठीक है, बिल्कुल कोस्टल एरियाज है ये, और कोस्टल एरियाज होने की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें शेल्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं और यहाँ से चीजों की एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू द अदर एरियाज। ठीक है, अब हम और कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को जानेंगे। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करा हमने कि ये एरियाज क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना कि जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। ठीक है, तो क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया एक क्राफ्ट प्रोडक्शन रहा है। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स, है ना, अगर आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह को एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं कि ये जगह एक क्राफ्ट प्रोडक्शन रही है, तो कैसे उन्होंने चीजों को बताया। तो आइडेंटिफाई करते टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में रखा। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या चीज देख रहे हैं वो, कि रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर्स, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये सारा क्या है, इन पॉइंटर्स को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो देखते थे कि अगर कहीं पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, और वहां पर उनके फ्लेक्स पड़े हुए हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और मोरओवर वेस्ट मटेरियल है, तो उस जगह पर कहीं ना कहीं वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट जो एक इन सारे पार्ट्स थे उनमें से जो वेस्ट होता है, वेस्ट एक सबसे अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि आप क्या देखोगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में एक जो एक डिजायर्ड शेप है उसको बनाने के लिए उसको चिप्ड ऑफ करना पड़ेगा बीट के प्रॉपर शेप देने के लिए, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो तो वहां रहेगा ही ना। और जो ये जो वेस्ट है ये अपने आप में ही एक बेस्ट इंडिकेटर है कि वहां पर क्राफ्ट वर्क होता रहा है। तो एक एग्जांपल है, इफ शेल्स और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, तो जो उसके छोटे छोटे पीसेस हैं विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक यहाँ पे हमें टेराकोटा फिगराइन की ये देखिए दिख रही है, बहुत ही सुंदर एक क्राफ्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे फिगर 1.14 में पोट्री के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली और इन द म्यूजियम एट लोथल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स, कभी आपका दिल्ली कभी घूमने जाएं तो जरूर जाएं और ऐसी चीजों से जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका इंटरेस्ट इन चीजों में आगे आए। तो हमने जाना इस पॉइंट 5 में कि कैसे किसी भी प्लेस को हम एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर बता रहे हैं और वहां पर कैसे चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि यह पर्टिकुलर एरिया क्या एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर है। और इसी में ही हमने देखा कि वेस्ट जो है अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जिससे उस एरिया के बारे में हमें जानने को मिलता है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज, इसका थोड़ा सा पार्ट हमारा भी रिमेनिंग है। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects। ठीक है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता था उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन में, तो लार्जर अगर वेस्ट है तो उससे छोटी छोटी चीजें बना दी जाती थी। सो दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर,
craft production was also undertaken in the large cities such as मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे सेंटर्स भी हैं और उन सेंटर्स से बिग सिटीज में, बिग साइट्स में हमने ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी साइट्स में उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेके जाया जाता था। बट साथ में हमें कुछ ऐसे ट्रेसेस भी मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अंदर भी, वहां पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती थी। अब आ जाते हैं हम अपने 6th पॉइंट पर, जो भी स्ट्रेटेजीज हैं प्रोक्यूरिंग मटेरियल। ठीक है, प्रोक्यूरिंग मटेरियल क्या बताता है कि जो ये मटेरियल है, ये चीजों के वैरायटी ऑफ मटेरियल बन रहा है ना, प्रोडक्ट बन रही है, तो उन प्रोडक्ट को बनाने का मटेरियल कैसे प्रोक्यूर किया जाता था, कैसे लेकर आया जाता था। ठीक है, एज इज ऑब्वियस वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, है ना। देखो, क्राफ्ट प्रोडक्शन में हमें स्टोन्स का यूज हो रहा है, डिफरेंट प्रीशियस स्टोन का, मेटल्स का यूज हो रहा है, तो ये कहाँ से आती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं से तो वो उस चीज को अरेंज करते रहे होंगे। while some such as clay were locally available, है ना। जो क्ले जैसी चीजें थी वो इजीली अवेलेबल हो रही थी। many such as stone, timber and metal had to be procured from outside। ठीक है, कि जो हमारे पास क्ले थी वो तो इजीली अवेलेबल थी, बट ऐसे मटेरियल जो कि टिम्बर थे, मेटल्स थे, जिनको दूर के एरिया से प्रोक्यूर किया जा रहा था, ना कि वो लोकली अवेलेबल थे। नॉन लोकल मटेरियल है ये। द एलुवियल प्लेन, ठीक है, एलुवियल प्लेन से उनको प्रोक्यूर किया जा रहा था। और टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलेट कार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर हमें टेराकोटा से बने हुए बुलेट कार्ट्स के मॉडल्स मिले, यानी खिलौने मिले हैं, जो क्या सजेस्ट करते हैं, दे सजेस्ट दैट दिस was one of the important means of transporting goods। ठीक है, बुलेट कार्ट्स है अगर, तो अगर आप आज की डेट में बुलेट कार्ट का यूज देखोगे तो क्या मानते हो कि इससे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता रहा है। तो जब भी हम कोई भी एविडेंस की स्टडी करते हैं तो हम उसको सबसे पहले तो प्रेजेंट के साथ थोड़ा सा उसका रिलेशन बिल्ड करती हैं। तो हम उसका रिलेशन बिल्ड करते टाइम क्या देख रहे हैं कि जो ये टेराकोटा के हमें बने हुए टॉय मॉडल है बुलेट कार्ट के, तो मे बी ये उस टाइम पीरियड में भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते होंगे हड़प्पन पीपल। सो इट वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड इवन पीपल अक्रॉस द लैंड रूट्स। ठीक है, लैंड रूट के ऊपर बुलेट कार्ट्स का यूज देखने को हमें मिलता है। रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज as well as coastal routes were probably used। क्योंकि ये जो सेटलमेंट्स हैं हमारी, जितनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, मोस्टली दे आर लोकेटेड टू द समहाउ रिवर्स के पास है ना। तो जो ये रिवर्स के पास में है तो रिवराइन रूट्स को भी यूज किया जाता रहा है। ओके, नाउ वी विल मूव on the topic number 6.1 material from the subcontinent and beyond। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मटेरियल की प्रोक्यूरमेंट है वो या तो लोकल है या नॉन लोकल है। नॉन लोकल के केस में वो रिवराइन या ट्रांसपोर्टेशन के लैंड रूट के ऊपर बुलेट कार्ट्स का यूज कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट कि जो बहुत ही ज्यादा दूर के एरिया से चीजों की प्रोक्यूरमेंट हो रही है। सो मटेरियल फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अ वेरियस वे। ठीक है, वेरियस वे से वो उनको प्रोक्यूर कर रहे थे। दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन द एरियाज वेयर शेल्स वाज अवेलेबल। अभी जस्ट हमने नागेश्वर और बालाकोट की लोकेशन देखी। कैसे एरियाज हैं? कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज हैं
तो हड़प्पन पीपल ने वो एरियाज जो इजीली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फेमस है वहां पर अपनी सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करी। और क्या फायदा हुआ इसका उन्हें कि वहां पर शेल्स जो थे इजीली अवेलेबल थे। अदर सच साइट्स एज शो टू गई कहां पर है, अफगानिस्तान में है, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस lazuli। ठीक है, लैपिस lazuli क्या है, एक प्रीशियस स्टोन होता है ब्लू कलर का, दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड। ठीक है, जो हम शोटुगोई देख रहे हैं जगह, उसकी स्टैब्लिशमेंट के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है कि वहां पे लैपिस lazuli इजीली मिल सकता था, जो कि किस कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है। ठीक है, एंड लोथल विच वाज नियर सोर्स ऑफ द कैरियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात। ठीक है, वहां से उन्हें ये मटेरियल मिलता था। स्टीटाइट उन्हें कहां से मिल रहा है, साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से, और डिफरेंट मेटल्स उन्हें राजस्थान जैसे एरिया से मिल रहे हैं। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको एक अपना मैचिंग का प्रिपरेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि किस एरिया से कौन से प्रोडक्ट को उन्होंने प्रोक्यूर करा, that question can be come. Okay, so another strategy for procuring raw material may have been to send expeditions। ठीक है, या तो देखो एक स्ट्रेटेजी क्या रही कि उन्होंने उस जगह पर ही अपनी सेटलमेंट्स बना ली। ठीक है, और अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है मटेरियल को प्रोक्यूर करने की, कि वो अपनी एक्सपीडिशंस को भेज रही है उन दूसरे एरियाज में जहां पर दूसरे डिफरेंट मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है। ठीक है, एक्सपीडिशंस क्या है, लोगों का एक तरीके से ग्रुप जा रहा है उन चीजों को प्रोक्यूर करने के लिए। ठीक है, सो एक्सपीडिशंस को सेंड कर रहे हैं एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। अब खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान जो है, इसमें किस पर्टिकुलर मेटल के लिए जा रहे हैं, वो कॉपर के लिए जा रहे हैं, और साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए जा रहे हैं। ये जो लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज एक्सपीडिशंस एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। जब एक्सपीडिशंस जा रही हैं तो वो लोकल कम्युनिटी से तो कम्युनिकेट करके चीजों को प्रोक्यूर करेंगे, तो वहां पर एक हम ट्रेडिंग की चीजों को भी देख रहे हैं। सो ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन artifacts such as steatite microbeads in these areas are indicator of such contacts। ये हम बात कैसे कह सकते हैं कि इन एरियाज में हड़प्पन पीपल रहे हैं, क्योंकि इन एरियाज में हमें हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स की फाइंडिंग्स हुई है। ठीक है, जो माइक्रोबीट्स हड़प्पन पीपल की स्पेशलिटी थी वो हमें इन एरियाज में मिली है। ठीक है, सो देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरियाज फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल एट गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विच इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। ये जो खेतरी रीजन है, यहाँ पर अपने आप में ही एक तरीके का उस लोकेलिटी में एक कल्चर स्टैब्लिश था जिसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोला जाता है, जो किस चीज से फेमस था, जो डिस्टिंक्टिव था, जो अलग था हड़प्पन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स की वेल्थ थी। वो कॉपर का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करते थे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते थे जो हड़प्पन पीपल के ऑब्जेक्ट से बिल्कुल डिफर रहते थे। सो इट इज पॉसिबल दैट द इनहैबिटेंट ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर, है ना, क्योंकि हड़प्पन पीपल क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोक्यूरिंग मटीरियल, प्रोक्यूरिंग कॉपर फ्रॉम द खेतरी रीजन। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते होंगे लोग, वो हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 6.1 है जो हमें क्या बता रहा है कि जो मटेरियल है वो कैसे प्रोक्यूर किया जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज फॉर 6.2। सी लोथल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अब हम बात करेंगे डिफरेंट
एरियाज की। यहाँ पर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में देख सकते हैं जो आपने अपने ग्रेड 11th में पढ़ी है। नाउ कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, ठीक है। डिस्टेंट लैंड, ये जो मैप है ये आपको क्या बता रहे हैं कि बाहर के ये जितने सब कॉन्टिनेंट के एरिया से अलग हटके जो प्रोक्यूरमेंट हुई है मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़प्पन लोगों ने, है ना, हड़प्पन पीपल ने। कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड कैसे स्टैब्लिश करा। सो आर्कियोलॉजिस्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं कि कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, ठीक है। एक तो कॉपर कहां से आ रहा था, खेतरी रीजन राजस्थान से आ रहा था, और दूसरा कहां से आ रहा है, ओमान से हम देख रहे हैं, ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। And then after chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो ओमानी हमें कॉपर देखने को मिली और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनके अंदर ट्रेसेस मिले हैं जो किसको शो कर रहे हैं कि उसके अंदर निकल की प्रेजेंस है। सजेस्ट दैट द कॉमन ओरिजिन की वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से प्रोक्यूर किए गए हैं। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट्स एज वेल। कैसे? अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites। यानी ये वाला जो आप एक तरीके का देख रहे हो जार जिसके ऊपर एक थिक ब्लैक लेयर वो पेंट करी गई है, ये हमें ओमानी साइट्स पर देखने को मिला है। बट ये कहाँ की स्पेशलिटी है? ये हड़प्पन पीपल की स्पेशलिटी है। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। तो ये जो थिक कोटिंग है बेसिकली किस लिए करी गई कि लिक्विड्स जो है वो बाहर ना आए। सो वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरीड इन दीज वेसल्स, ठीक है। मटेरियल तो मिला है हमें, पॉट्स तो दिखे हैं, ये जार्स दिखे हैं, बट इसका क्या यूज रहा है इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली। सो वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरीड इन दीज वेसल्स, बट इट इज पॉसिबल दैट हड़प्पन्स एक्सचेंज्ड द कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर, है ना। इसके अंदर जो कुछ भी रहा होगा उसके एक्सचेंज में ओमानी कॉपर का वो एक्सचेंज करते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BC रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम द रीजन कॉल्ड मैगन, ठीक है। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है 11th ग्रेड में आपने जो आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा है वो आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, और वहां पर हम क्या देखते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट अवेलेबल है, और उन टेक्स्ट में ये एक वर्ड यूज किया गया है कि जो कॉपर है वो कहां से आ रहा है, एक मैगन जैसे एरिया से यहां से आ रहा है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, ठीक है। जो हम ओमान जिसको बोल रहे हैं वहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इसको मैगन नाम दिया गया है। सो एंड इंटरेस्टिंगली कॉपर फाउंड एट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल, ठीक है। वहां पर भी निकल के ट्रेसेस जो ओमानी साइट्स पे ट्रेसेस थे और जो हड़प्पन साइट्स के ऑब्जेक्ट्स थे उनमें भी निकल के ट्रेसेस थे। समवेयर ये शो करते हैं कि दे वर हैविंग कॉन्टेक्ट्स। सो अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्टिव of long distance contact including Harappan seals, weights, dice and beads. So in this context it is worth noticing that Mesopotamian texts mention contacts with the region named Dilmun, probably the islands of Bahrain, Magan and Meluha, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि मेलुहा जो है वो हड़प्पन रीजन के लिए यूज किया गया है, कहां पर? मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा वर्ड है और बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है
उसके अंदर हड़प्पन्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? व्हाट वाज द वर्ड यूज्ड फॉर हड़प्पन्स इन द मेसोपोटामियन टेक्स्ट? और उसका सिंपली आंसर है मेलुहा, है ना। तो यहाँ पर हम एक डिस्टेंट लैंड के साथ कॉन्टेक्ट देख रहे हैं हड़प्पन पीपल का। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कैरिलियन, लैपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड। इन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने मेंशन करा है। अब मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, क्या मिथ उन्होंने बोला हुआ है? मे योर बर्ड टू बी अ हाजा बर्ड, मे इट कॉल्स बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हाजा बर्ड वाज द पीकॉक, ठीक है। डिड इट गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स कॉल? सो वी कैन से it is likely that communication with Oman, Bahrain and Mesopotamian, they were having their communication with these areas. So Mesopotamian texts refer to Meluha as a land of seafarers, ठीक है। ये भी एक आपका important point यहाँ पर है। मेसोपोटामियंस जो मेलुहा वर्ड हड़प्पन्स के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं कि दे आर द पीपल और दे आर द पीपल एसोसिएटेड विद द सीफेयरर्स, है ना, जो डरते नहीं है समुद्र से। बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन द सी। अब आप यहाँ पर अगर इस सील को देखेंगे, फिगर 1.20 को देखेंगे, तो इस एरिया को पर्टिकुलरली देखेंगे तो आप यहाँ पर एक तरीके की शिप की इमेजिनेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर शिप जैसी चीजों की बात की गई है सील के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि मे बी यहाँ पर दे वर अवेयर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज बोट्स। तो दिस इज हाउ दीज पीपल वर हैविंग रिलेशंस विद द डिस्टेंट लैंड, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने अपना पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 कवर करा है। बिफोर रैपिंग अप हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। क्विकली वी कैन रिवाइज कि सोशल डिफरेंसेस हमने ब्यूरियस के थ्रू देखे और साथ में हमने क्या देखा कि लग्जरियस चीजों को उन्होंने कैटेगराइजेशन करा, यूटिलिटेरियन थिंग्स का कैटेगराइजेशन हमने देखा, एंड देन आफ्टर वी फाइंड अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, जिसमें चहुंद्रो जो प्लेस है पाकिस्तान में, बेसिकली वो किस लिए फेमस है? दैट वाज फेमस फॉर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग एंड ब्रेक मेकिंग। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स का यूज किया गया, जो बीड्स हैं उन्हें बनाने के लिए डिफरेंट फिगर्स का वो यूज करते थे, डिफरेंट शेप्स बनाते थे, उसके साथ डिफरेंट टेक्निक्स बनाते थे, है ना। टेक्निक्स भी कैसी कि जो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, वहां पर वो यूज करते थे। और हमने इस पूरे पार्ट में क्या सीखा? हमने देखा कि जो नागेश्वर बालाकोट जैसी जगह है, वो भी स्पेशलाइज्ड सेंटर थे शेल ऑब्जेक्ट्स के, जिनको पर्पसली स्टैब्लिश किया गया नियर टू द कोस्ट, कि वहां से वो शेल ऑब्जेक्ट्स को इजीली बनाकर डिफरेंट एरियाज में सेंड कर सके। देन आफ्टर आइडेंटिफाइड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट ने किन टेक्निक्स का यूज करके किसी भी प्लेस को एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का नाम दिया। जैसे कि वहां पर हम क्या देखते हैं कि रिजेक्ट्स देख रहे हैं, वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं, जो कि एक बेस्ट इंडिकेटर है कि मे बी उस एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता रहा है। और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि लार्जर वेस्ट पीसेस का यूज किस लिए हो रहा है? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हो रहा है। अदर देन these smaller sites,
जो हमारी लार्जर साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो जैसी, हड़प्पा जैसी, इन एरियाज में भी हम यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंसेस देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आया था टॉपिक स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, कि जो मटेरियल को क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे थे, या तो वो मटेरियल लोकली अवेलेबल था, नॉन लोकल मटेरियल था, या वो डिस्टेंट एरिया से वो प्रोक्यूर कर रहे थे, एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्ट्स विद द पीपल। और इस पूरे पार्ट में जो प्रोक्यूरिंग मटेरियल है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है कि किस एरिया से कौन सा मटेरियल प्रोक्यूर किया गया। ठीक है, हमने वीडियो में बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है कि किस एरिया से कौन से मटेरियल को प्रोक्यूर किया गया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विद द डिस्टेंट लैंड, तो वहां पर भी हमने देखा कि ओमान में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि मेलुहा जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है, जो इनके कम्युनिकेशन को और इनके रिलेशन को शो करता है कि हड़प्पन के कहीं ना कहीं रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि हमें हड़प्पन जार फाउंड हुआ है ओमान के अंदर। ठीक है, और वो जार बेसिकली कैसा है, एक ब्लैक कोटेड है, और समहाउ वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए दैट हड़प्पन पीपल वर हैविंग रिलेशंस विद ओमान। ठीक है, आज के पूरे वीडियो में आपने पूरा 6 पॉइंट तक चीजों को कंप्लीट करा। ठीक है, आप आगे भी बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम पूरे चैप्टर और पूरी बुक और पूरी सीरीज को आगे बढ़ाते चले। ठीक है, थैंक यू।